Hello students, today we are going to study the executive body or the union executive. तो जब यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका जो ये यूनिट है जो कि आपके सेमेस्टर 2 में आने वाला है, हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. तो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, इस कंप्लीट यूनिट में सबसे पहले तो हम टच करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को. हम इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स को डील करेंगे. ताकि आपको एग्जामिनेशन में ईजीनेस फील हो. दैट मीन्स आपको कोई भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो, क्वेश्चन आंसर लिखने में तो डेफिनेटली आसानी होगी ही. प्लस आप इन सारे नोट्स को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सारे नोट्स को या तो नोट डाउन करो और टेक द स्क्रीनशॉट. थोड़े टाइम में आई विल प्रोवाइड यू द रिटन फॉर्मेट और द रिटन नोट्स फ्रॉम दिस चैप्टर इन द टेलीग्राम चैनल. कुछ दिनों में मैं विद इन द वीक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड करूँगी. सो कीप विजिटिंग इट, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सबसे पहली बात, एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है. एंड वन मोर थिंग, ये हम इस चैप्टर में रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चल रहा है, रिड्यूस सिलेबस और आपका बाइफरकेटेड सिलेबस के हिसाब से चल रहा है. सो डू नॉट वरी, आपको जो भी मटेरियल प्रोवाइड होगा वो सब कुछ आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से होगा. सो डू नॉट वरी अबाउट द सिलेबस. सबसे पहली बात कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है. यूनियन एग्जीक्यूटिव एक ऐसी बॉडी है, एक बॉडी है. ओके, वो बॉडी क्या करती है मेनली, ये बॉडी क्या करती है, ये बॉडी जो लॉज बन चुके हैं, लेजिस्लेचर का काम क्या था, लॉज बनाना. अब इन लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का. यही सिंपल सा फंडा है. अब सबसे पहले इसमें कौन से ऑफिस आते हैं या फिर कौन से पर्सन आते हैं. सबसे पहले तो प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट कौन है. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे स्टार्टिंग में ये सारे लाइंस आप थोड़े बहुत याद रखोगे तो आपको आसानी होगी लिखने में. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव का हेड है. वो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वो कंट्री का फर्स्ट पर्सन है और स्टेट का हेड भी है. He acts on the advice of Council of Ministers with Prime Minister at head. That means जो Council of Ministers हैं उनके एडवाइस पे वो चलता है, उनका एडवाइस लेता है अलग अलग तरीके के चीज़ों में, अलग अलग तरीके के फंक्शंस में उनको कैरी आउट करने के लिए वो Council of Ministers का एडवाइस लेता है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं. क्लियर. नाउ क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन. प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. फर्स्ट थिंग इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली आता रहता है. उसको याद कर लेना. ओके, जस्ट यू कैन राइट दिस ओवर योर कॉपी. इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर इसको कॉपी में लिख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. फिर 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए. उसके बाद फिर वो लोकसभा का मेंबर बन सके इतना एलिजिबल होना चाहिए. दैट मीन्स अगर इलेक्शन में हो खड़ा तो फिर वो लोकसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाए, ऐसी एलिजिबिलिटी हो उसके अंदर. ओके, उसके बाद फिर शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए. इसमें से जो कि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं जो कि येलो, रेड और ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, अगर 2 मार्क्स का रहा तो आप 2 पॉइंट्स लिख कर आओगे, एंड दैट इज़ फर्स्ट और सेकेंड. दो पॉइंट्स लिख कर आओगे, उतना काफ़ी है. अदरवाइज आप ये 4 पॉइंट्स भी याद कर सकते हो. नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस. प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है. टर्म ऑफ ऑफिस मतलब वो कितने ईयर के लिए या फिर कितने टाइम तक वो रूल करेगा. इन द सेंस मतलब कितने टाइम तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, प्रेसिडेंट बना रहेगा, एज अ प्रेसिडेंट वो काम करेगा. तो 5 साल तक. क्लियर है. ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, यूजुअली आता है. और वो रिज़ाइन अगर करता है अपने ऑफिस से तो वो किसको लिखेगा अपना डेजिग्नेशन, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा, जो कि फर्दर इस चीज़ के बारे में स्पीकर को बताएगा. स्पीकर कहाँ का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. ओके, टर्म ऑफ ऑफिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. बट फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, दैट इज टर्म ऑफ ऑफिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट नोट इट डाउन. लेट मी मार्क इट ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. अगेन ये आपके सिलेबस में मैंशनड है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कितने कितने मेंबर्स हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, उसमें होते कौन से मेंबर्स हैं. सबसे पहले
तो आपको ये दो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से लेके नोट तक, ये सारे चीज़ों का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और जस्ट नोट देम डाउन, लिखो, पॉज द वीडियो टू नोट देम डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इट कैन कम। सबसे पहली बात, कौन से मेंबर्स आएंगे? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स और दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर्स। इसके बाद जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है, ये प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करता है, इसके जो मेंबर्स होता है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसको जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट, रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। यू माइट बी नोइंग कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं होती। दैट मीन जो इंडिविजुअल्स हैं या जो सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, आम लोग, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये काफ़ी सारे 4 रीज़न है, मेनली 4 रीज़न है जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ये 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट्स आप याद भी करोगे एज वेल एज आप इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में मतलब एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में भी रखोगे ताकि आप एक्सप्लेन कर दो। आई प्रेफर कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर है कुछ भी पढ़ते हो तो आप उसको समझ लो ताकि बाद में आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सको। The power really resided in the hands of Council of Ministers headed by Prime Minister and the Union Parliament and not in the President as such। ये बात आपको भी पता है कि असली पावर किसके हाथ में होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में, जिसको प्रेसिडेंट हेड करता है, और यूनियन पार्लियामेंट के हाथ में। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के हाथ में पावर, असली पावर नहीं होती। प्रेसिडेंट के हाथ में असली पावर कब आती है? इमरजेंसी के टाइम में। ये भी रीज़न है। Next, the framers of the constitution wanted the presidential election to be quiet and dignified affair। उसको बहुत शांत और बहुत डिग्निफाइड सिचुएशन या डिग्निफाइड इवेंट के रूप में वो रखना चाहते थे। नेक्स्ट, द डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इलेक्शन इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होती है तो अगर इतने इतने लोग अगर इन्वॉल्व होंगे इस इलेक्शन में, ऑर्डिनरी जो इलेक्शन होते हैं, ओके, जो इलेक्शन आप लोग देखते होंगे, उन सभी इलेक्शन में कितना कितना पैसा लग जाता है, राइट? सो जो जनरल इलेक्शंस होती है उसमें कितना कितना पैसा लग जाता है, तो इतने इतने लोगों को कलेक्ट करो, इलेक्शन करवाओ। तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इसी तरीके से होगी तो इतने इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और उसके लिए मशीनरी भी चाहिए। तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो आपका जनरल इलेक्शन है उसमें कितना ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो इसमें भी बहुत हैवी लॉस हो जाएगा और काफ़ी डिफिकल्टी भी होगी। Next point, a direct election would place lots of power in the hands of people, a high percentage of illiterates among them। ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे इंडियंस अभी तक वो लिटरेट नहीं है, अभी तक बहुत सारे लोग अभी तक पढ़े लिखे नहीं हैं, सो डेफिनेटली लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। क्लियर है? सो ये 4 पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये तो आना ही आना है, ये वाला तो ऑब्वियस आपके सैम्पल पेपर में भी था कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया हो या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ को, किसी पार्ट को वॉयलेट किया हो। तो इम्पीचमेंट, ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ तो सबको याद है, राइट? इसको डिफाइन करना भी सीख लो और प्लस नेम द फॉलोइंग में भी याद रखना, 1 वर्ड में भी आ सकता है। प्रोसेस, तो कैसे हम लोग उनको इम्पीच कर सकते हैं? सबसे पहली बात, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काफ़ी हाई पोस्ट में है और वो काफ़ी डिग्निफाइड पर्सन है, तो हम लोग क्यों नॉर्मली उनको रिमूव नहीं करते? रीज़न ये है कि उनका पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, उन्हें काफ़ी रेप्यूटेड माना जाता है। सो अगर उन्हें नॉर्मल जैसे बाकी लोग कोर्ट में खड़े होकर लड़ाई करते हैं, मतलब उनके खिलाफ जैसे होती है, तो उससे क्या होगा? उससे उनके पोस्ट को थोड़ा सा, मतलब जो उनका पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड पोस्ट है, तो बस उनके पोस्ट का मजाक ना बने या फिर उनकी बेइज्जती ना हो, इंसल्ट ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को बनाया गया है ताकि प्रेसिडेंट खुद के लिए भी स्टैंड ले सके, खुद के लिए अपने केस के लिए लड़ सके, और अगर वो गलत है तो फाइनली उनको तो सज़ा मिलनी ही है। दैट इज़ ऑब्वियस थिंग, राइट? जैसे आपके घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग से कभी कोई ऐसी गलती हो जाए, वैसे ये नॉर्मल सी गलती की बात नहीं है, बट मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, ओके? तो अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो जैसे बाकी बच्चों को डांटते हैं मम्मी पापा, जैसे डांटते हैं उनको, तो वैसे नहीं डांट सकते, राइट? तो उनके लिए एक अलग तरीका यूज़ किया जाता है उनको समझाने के लिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इम्पीचमेंट, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं आपको समझा रही हूँ जस्ट विद एन एग्जाम्पल, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस वी यूज़? तो रिजोल्यूशन जो होती है इम्पीचमेंट का, ओके, वो किसी एक हाउस में मूव की जाती है। जो हाउस चाहते हैं उन्हें मूव कराना, उन्हें रिमूव कराना उनके
उनके ऑफिस से, सो वो पर्टिकुलर हाउस एक रिजोल्यूशन पास करता है। ओके, सो एटलीस्ट 2/3 वोट होनी चाहिए उस हाउस से उस रिजोल्यूशन के लिए। और इसके बाद फिर अब इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा। वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सही में ये जो चार्जेस लगे हैं वो सही है या नहीं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद के लिए वो चार्जेस के लिए लड़ सकते हैं, मतलब वो खुद बता सकते हैं, खुद सामने खड़े हो सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि कौन से चार्जेस गलत है, कौन से चार्जेस गलत नहीं है। दैट मीन्स वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं किसी के थ्रू या खुद भी। और अगर चार्जेस सही साबित होते हैं 2/3 मेजोरिटी से दूसरे हाउस में भी, तो फिर इम्पीचमेंट का प्रोसेस सक्सीड हो जाता है और फाइनली आगे फर्दर प्रोसीजर के बाद प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिनेरियो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को याद रखना। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इन सारे लाइन्स को याद रखो, बट आपको ये प्रोसेस आपके दिमाग के अंदर बैठी होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। सो इज इट क्लियर? आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज फॉर्म में है, सो जस्ट राइट देम डाउन। नेक्स्ट, पावर्स। अब आप पूछ रहे होगे कि इतने सारे पावर्स हैं तो यहाँ पर 4 ही पावर्स क्यों लिए हैं? बिकॉज आपके सिलेबस में बस ये 4 पावर्स ही आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने ये 4 पावर्स आपको मेंशन करवाए। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, डिस्क्रिशनरी एंड देन इमरजेंसी। सो विल स्टार्ट विद द लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब समथिंग रिलेटेड टू लॉ, राइट? सो प्रेसिडेंट के हाथ में कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है? सबसे पहले पावर टू समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ये पावर किसके हाथ में है? ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में। सो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी हाउस को समन कर सकता है। ओके, समन मतलब बुला सकता है फॉर अ मीटिंग। ओके, is subject to the condition that 6 months shall not intervene between the last sitting in one sitting and first sitting इन द नेक्स्ट सेशन। तो जो गैप होना चाहिए वो 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आता है। ओके, कंडीशन ये है, समन करने का कंडीशन ये है। सो ये आती है आपको, तो याद रखना, इस चीज़ को भूलना मत। नेक्स्ट, पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द एंग्लो इंडियन। ओके, जैसे कि लोकसभा में जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या पावर है? उनके पास पावर है कि वो लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं और 12 मेंबर्स वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। अब जो वो 12 लोगों को नॉमिनेट करेंगे उनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में या फिर सोशल सर्विस। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करते हैं, ये सारे पावर्स। अब एग्जाम्पल है रेखा, आपने सुना होगा मिस रेखा के बारे में, वो भी हैं, राइट? वो भी राज्यसभा की एक मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस और जस्ट द जॉइंट मीटिंग एट एनी टाइम। जब भी वो चाहे तभी वो दोनों हाउस को एड्रेस कर सकते हैं या फिर जॉइंट मीटिंग कंडक्ट भी हो सकता है। ही में सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस, दोनों में से किसी हाउस को भी वो मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ राइटिंग में कुछ मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ही मे और मे नॉट गिव असेंट टू द बिल, ही मे सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। बिल तो आपने पढ़ाई है लास्ट चैप्टर में। बिल क्या होता है? बिल क्या होता है? कुछ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। जैसे कि आपको कोई लॉ बनाना है तो आप क्या चाहोगे? उसको आप रिटन फॉर्म में, उसको प्रपोजल के रूप में उसको आप लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे, और फिर वो क्या होगा? ये बिल फिर जिस हाउस में ये जनरेट हुआ है उस हाउस में वोटिंग होगी। इस हाउस में अगर पास हो गई तो दूसरे हाउस में पास ऑन किया जाएगा। वहाँ पर भी अगर पास हो जाती है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इस बिल को पास कर सकता है। दैट मीन्स इस बिल पे सिग्नेचर करना होता है ना प्रेसिडेंट का, तो वो चाहे तो प्रेसिडेंट साइन भी कर सकता है या फिर वो साइन नहीं भी कर सकता और वो बोलेगा कि इसमें कुछ चेंजेस करो, इसको वापस रिकन्सिडर करो। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मनी बिल नहीं होनी चाहिए। अगर मनी बिल हुई तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें साइन करना होगा। क्लियर है? ही हैज़ अ पावर टू प्रोग्यूमुलेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस का क्या यूजेज है ये मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताती हूँ। सो ऑर्डिनेंस क्या होता है? एन ऑर्डिनेंस इज अ डायरेक्शन और कमांड ऑफ ऑथोरिटेटिव नेचर। सो मोस्टली जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो एक कमांड की तरह होता है, या डायरेक्शन की तरह। जब जो राज्यसभा है या फिर पार्लियामेंट जब भी सेशन में नहीं होती है, ऑफ सेशन, और कुछ इमीडिएट सिचुएशन होता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को
ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस उनके पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके। ओके उसके बाद फिर इट हैज़ अ सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट। जैसे एक एक्ट का कितना इफेक्ट होता है, कितना ताकत होता है उसके अंदर, एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस का भी उतना ही ताकत होता है, लेकिन बस ये टेम्प्रेरी से कहा जाता है। ओके फिर बाद में से रिकन्सिडर किया जाता है और अकॉर्डिंगली आगे जो भी होना है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट का। ओके ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू होते हैं। आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट को साइन करना होता है बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे ऑर्डर्स पे। बिना उनके सिग्नेचर के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। सिंपल सी बात है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, और बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हायर डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ये सारे जो हाई पोस्ट के ऑफिशियल्स हैं, हाई डिग्निटरीज, हाई पोस्ट वाले लोग, इन सारे ऑफिशियल्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनको रिमूव करने का भी पावर इनके ही पास है। यूनियन टेरिटरीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको किस तरीके से उसका फंक्शन कराना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी है, ओवरऑल जो यूनियन टेरिटरीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके हाथ में है, वो है प्रेसिडेंट के हाथ में। उनके पास स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है। ओके नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी पावर्स जो बस प्रेसिडेंट के पास में है और वो किसी का गुलाम नहीं है इन पावर्स को एक्सरसाइज करने में, मतलब कि कोई उन पे रोक टोक नहीं कर सकता इन पावर्स के लिए। ओके ये पावर्स उनके पास ही है। क्लियर है। कुछ ऐसी पावर्स जैसे कि क्यूबिकस बहुत सारी पावर्स है जो उन्हें प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस में उन्हें एक्सरसाइज करनी होती है। सो कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिसमें उन्हें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, उनकी मर्जी जिसमें चलती है। सबसे पहली बात, द प्रेसिडेंट में विथहोल्ड असेंट टू द बिल और मे सेंड इट बैक फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर मनी बिल नहीं रही, अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल पे सिग्नेचर दे भी सकता है या फिर उस बिल पे सिग्नेचर नहीं भी दे सकता है, उसे वापस भी भेज सकता है कि वापस इसे रिकन्सिडर करो या फिर इसे वापस सही करो, इसमें जो चेंजेस करनी है वो बता सकते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट कब तक उस पर्टिकुलर बिल को साइन करके देंगे या फिर कब उसको रिटर्न करते हैं, कब उसको रिफ्यूज़ करते हैं साइन करने से, इस पर कोई बंदिश नहीं है, इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंट फ्री है इस चीज़ के लिए, बस कंडीशन यही है कि मनी बिल, राइट, कि वापस जब भेजना है तो वो मनी बिल नहीं होनी चाहिए, उसमें वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर सिचुएशन ऐसी आती है जनरल इलेक्शंस के बाद कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी लीडर मेजॉरिटी नहीं पाता है, मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता उसे लोकसभा में, तो फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक्सप्लोर करे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर। एक्चुअली इसमें 3-4 और पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स आपके बुक में और हैं, तो यहाँ पे हमने 4 ही पॉइंट्स किए हैं, इतने काफ़ी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो आपने सुना होगा, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, ओके, लोकसभा में अगर उनके पास कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स अगर वो कोई रीज़न से अगर वो वहाँ पे नहीं चल पा रहे हैं लोकसभा के एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं रह पा रहे हैं, मतलब अगर कोई उनके ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उन पर मूव की गई है, राइट, तो अगर वो हटते हैं तो वो भी कह सकते हैं, मतलब जैसे कि वो हट गए, प्राइम मिनिस्टर ही हट गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा लोकसभा उनके ऊपर ही रिलाई कर रहा था, उस समय सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके अंडर में ही काम कर रहे थे, तो वो ये भी कह सकते हैं, वो ऐसा भी करवा सकते हैं कि पूरा लोकसभा को ही उस समय डिसॉल्यूट कर सके। तो उस कंडीशन में तो जो सरकार है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस केस में एक ऑल्टरनेटिव सरकार ढूंढ सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सरकार के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि उस समय उस कंडीशन में संभाल सके हमारी कंट्री को। सो ये पावर भी है प्रेसिडेंट के पास में। नेक्स्ट, इमरजेंसी इन अ सडन सिचुएशन। ओके, फर्स्टली इमरजेंसी पावर्स क्या होती है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपने पढ़ाई है
हाल फिलहाल में कोविड-19 के टाइम में आपने सुना ही होगा ना, बहुत सारी कर्फ्यूज़ एंड ऑल होती, बट दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। वो उस समय के लिए काफ़ी बड़ी बात थी, बट स्टिल जैसे कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो गया, इमरजेंसी कंडीशन मतलब कोई इमीडिएट कंडीशन, कुछ अचानक से कोई चीज़ हो जाती है कंट्री में, जैसे कि किसी कंट्री ने वॉर कर दिया, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन, किसी और कंट्री के साथ जंग, लड़ाई, वॉर, कुछ ऐसा हो गया, आर्म्ड रिबेलियन, दैट मीन्स दूसरे कंट्री का जो आर्म फोर्सेस उसने हमला कर दिया हमारे कंट्री पे, ओके। जनरल इमरजेंसी हो गई या फिर नेशनल इमरजेंसी जिसे कहते हैं, जनरल या फिर नेशनल इमरजेंसी। तो इस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो इमरजेंसी पावर को, दैट मीन्स इस कंडीशन में सरकार उनके हाथ में आ जाएगा, वो पूरे कंट्री का देखभाल करेंगे, कंट्री को संभालेंगे। फिर अगर ऐसा कंडीशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही अगर सारे स्टेट्स की, किसी पर्टिकुलर स्टेट की या फिर किसी स्टेट की या फिर पूरे स्टेट्स की, पूरे कंट्री की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही अगर ब्रेक डाउन करे, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिया का फिनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अगर ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल कंडीशन अगर इंडिया का ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गाइज इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए, इससे ज़्यादा इट्स नॉट नीडेड। आपके सिलेबस में तो वैसे इतना ही है, इमरजेंसी पावर्स है, और लेकिन आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं सारी इमरजेंसीज। तो अगर आपको रिवाइज करना है सो यू कैन गो थ्रू देम और यू कैन जस्ट इग्नोर, इतना ही आप पढ़ के, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहली बात, वाइस प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशंस क्या है। जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, वो पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज उनका हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं, ओके। फिर वो एज अ मेंबर, राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ओके। एंड वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करे। दीज आर द 4 कंडीशंस, जिसमें से कंडीशन नंबर 1 एंड 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आपको 2 मार्क्स में आएगा, आप ये दोनों पॉइंट्स को लिख कर आओगे, आपको आराम से नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस, अगेन 5 ईयर्स, ओके। सो वो तब तक अपने ऑफिस में होल्ड करते हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते हैं, जब तक कोई नया सक्सेसर या दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस पे ना ज्वाइन करे। दैट मीन्स जब तक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता ऑफिस में, तब तक वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। और अगर उन्हें किसी कंडीशन की वजह से उन्हें रिज़ाइन करनी पड़े अपने टर्म ऑफ ऑफिस ख़त्म होने से पहले, दैट मीन्स जब 5 साल ख़त्म होने से पहले, जैसे कि सपोज़ उनका अभी जॉइनिंग था, सपोज इस ईयर में अगर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, दिस इज़ 2022, ओके, तो 5 साल बाद की जगह अगर वो अगले साल ही अगर वो रिज़ाइन करना चाहे, तो वो किसको रेजिग्नेशन लिखेंगे, तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिखेंगे। सो दिस वॉज अ थिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। सो गाइज इतना ही था आपके चैप्टर में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप जल्दी से सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट नोट देम डाउन इन योर नोटबुक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड येस, जो पूरा आपका नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है, ये पूरा कस्टमाइज फॉर्म में है, आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक बार बुक रीड कर लेना, दैट्स एनफ। एंड वन मोर सजेशन, कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उसको ज़रूर से पढ़ना, उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड देन जो क्वेश्चन आंसर्स की बात रही, हमने जितने भी पावर्स एंड ऑल किए, इतना काफ़ी है। एंड एक बार चैप्टर रीड कर लो, क्वेश्चन आंसर्स देख लो, दैट्स इनफ। So guys, this was all from my side. Thank you so much for watching. And yes, we'll be meeting in the next video. Next video में हम Prime Minister करेंगे and his Council of Ministers. Till then, keep learning, keep practicing, and obviously get yourself vaccinated as soon as possible. Thank you so much.